सर, सबसे पहले तो आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जनता की आवाज़, जो हमारी आवाज़ जन जन तक पहुंचाते हैं, और हम जनता की कर्ज मुक्ति की मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। तो पहला खुलासा तो ये है सर कि जैसे हमने ये दावा किया था कि कोई आज हमारे 1 रुपए का कूटकरण हो रहा है रुपए का, और कूटकरण के तहत जो हमें 1 रुपए की वैल्यू है वो वैल्यू डिवैल्यूएट कर दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं पहले एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने 2011 में एक कॉइनेज एक्ट 2011 नामक कानून बनाया था, जो कानून पूर्णतः अनलीगल है, कहीं भी धरातल पे नहीं टिकता। क्योंकि मैंने आरटीआई लगा करके जब हमने आरबीआई से जवाब लिया, तो आरबीआई ने हमें ये स्पष्ट रूप से कहा है कि कॉइनेज एक्ट 1906 आज भी लीगल टेंडर है। अगर कॉइनेज एक्ट 1906 लीगल टेंडर है तो हमारे पैसे की डिवैल्यूएशन हो ही नहीं सकती, जो कि बैंकों ने कर दिया है। उसका कारण ये है सर कि 1906 के अकॉर्डिंग जो होता है, हमें 1 रुपए में 11.66 ग्राम चांदी मिलता है, और 15 रुपए में 11.66 ग्राम सोने की मोहर मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वैल्यूएशन होता है, 1 रुपए का वैल्यूएशन तकरीबन 4880 के आसपास आज की डेट में होता है, अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ गोल्ड। गोल्ड के रेट के अनुसार हम बात कर रहे हैं। ये ऊपर नीचे तो हो सकता है, लेकिन डिवैल्यूएट नहीं हो सकता। नहीं, ये फिर कोई बात तो नहीं हुई ना कि आप 1 रुपए के बदले 48 रुपए मांग रहे हो, जबकि नेट है 2011 का। बात तो उसके अकॉर्डिंग चलेगी ना देश में। वो लागू ही नहीं हो सकता सर, क्योंकि अगर कोई नहीं जेट, आप एक चीज बताइए कि अगर ये पेपर है हमारे पास, और मैं कहूँ जी ये पेपर है, तो ये पेपर तो है, लेकिन आप कह दो जी नहीं ये पेपर नहीं है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक पेपर है। तो पेपर और प्लास्टिक पेपर में डिफरेंस तो आ गया ना। यानी एक ही चीज, दो चीज नहीं हो सकती। अगर हम कॉइनेज एक्ट 2011 की बात करें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि कोई भी मैटर जिसके ऊपर अंकित मूल्य है उतने रुपए का वो है। मान लीजिए वो पीतल का है, उस पे 1 रुपए लिख दिया तो वो 1 रुपए के बराबर हो गया, चाहे वो पीतल 1 रुपए से ज्यादा का हो। अगर वो स्टील का है, उस पे 10 रुपए लिख दिया, चाहे वो 10 रुपए से कम का है, वो 10 रुपए के बराबर हो गया। जबकि हमारा मानक स्टैंडर्ड जो है और हमारा असली रुपए जो है चांदी और सोना है 1906 के अकॉर्डिंग। जो 1906 का कॉइनेज एक्ट है, जो लीगल टेंडर बना हुआ है, अभी आरबीआई ने मुझे दिया है, इसका आरटीआई लगाया था हमने, तो उन्होंने हमें स्पष्ट कहा कि जी हम 1906 लीगल टेंडर अभी भी बना हुआ है। नहीं, बना तो हुआ, आप कह रहे 2011 लागू नहीं हो सकता, तो 2011 तो लागू ही है ना एक्ट। तो सर 2011 लागू है, लेकिन अवैध रूप से लागू है ना, यही चीज तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, लागू तो सरकार ने किया ना, अवैध कैसे हुआ? तो यही तो आम जनता के लूट का इतिहास में सबसे बड़ा लूट 2011 का है सर। ये कॉइनेज एक्ट इसीलिए बनाया गया ताकि जितना सोना चांदी है उसको लूटा जा सके। नहीं, कौन लूट रहा सोना चांदी को? किसने लूटा अभी तक? सर इसमें अब किसको बताऊं, एक पर्टिकुलर आदमी को तो हम बता नहीं सकते। इसमें पूरा प्रशासन, शासन सब मिले हुए हैं सर। सरकार मिलके, नेता मिल करके, जितने भी हैं, बैंकिंग व्यवस्था मिल करके इन्होंने लूटा है। नहीं तो कोई भी एक्ट बनता जब देश में, ये तो राष्ट्रपति के साइन के बाद ही बनता होगा सर जी। जो क्या इस एक्ट पे राष्ट्रपति के साइन नहीं है? जी कॉइनेज एक्ट पे राष्ट्रपति के साइन नहीं है। एक चीज बता तो फिर किसके साइन से बना एक्ट? इसमें जो है कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, मनमोहन सिंह जी, उनके एमपी एमएलए किए हैं, सारों का नाम तो हम क्या बताएंगे। लेकिन 2011 में जिनकी सरकार थी, सरकार ने इसको बनाया है, और जो इसको लागू किया, जबरदस्ती ये थोपा गया है, आम जनता पे जबरदस्ती थोपा गया है। क्या आप ये मानोगे, अगर मैं आपको कहूँ आपके पास चांदी का सिक्का है, वो सिक्का हमें दे करके स्टील का सिक्का ले लीजिए, तो आप ले लोगे? कोई नहीं कहेगा। जब हम आप नहीं कहते, हमने तो कानून मांगा ही नहीं, सरकार कैसे जबरदस्ती दे देगी कानून हमें? अच्छा, एक बात और बताइए कि 1906 एक्ट की अगर हम बात करें जी, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग कितने लोगों ने 1 रुपए के बदले 48 रुपए लिए होंगे अब तक? जी ये किसने डिमांड की है? जी बहुत सारे लोगों ने, हमने इसका प्रोफार्मा बनाया था, बहुत सारे लोगों ने बैंकों में अप्लाई किया है। अप्लाई तो आपने भी किया था? हमने भी किया है, हमारे पास भी उसका जवाब मिले 2000 के बदले? जी इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलेगा। अभी चोरों की जेब से हमें निकालना है पैसे, इसके लिए हमें लड़ाई करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हम लड़ रहे हैं सर। अभी आप देखिए, आरबीआई मेरे को दो चीज कहती है। पहला कहती है कि 1906 लीगल टेंडर है। दूसरा आरबीआई ये कहती है कि हम आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही लेन देन करते हैं।
1934 के तहत लेन देन करते हैं। ये देखिए मेरे पास 1934 एक्ट है, आरबीआई का 1934 एक्ट है मेरे पास। इसके अंदर ही अध्याय 3 में ये आरबीआई ने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि आपका लीगल टेंडर जो है वो चांदी और सोने का सिक्का है। इसमें ये कह रहे हैं कि 1 रुपए बराबर होता है। नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, आपने 2000 रुपये आरबीआई को जमा करवा दिए। हाँ जी। बदले में आपके पैसे नहीं आए? अभी तक नहीं आए जी। अब आप कहते हो उसके लिए लड़ाई लड़नी होगी? हाँ, लड़ रहे हैं जी। किस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसके लिए? अब सबसे पहले तो जो हमारे पास बैंकों के लेटर आए हैं ना जी, उन्होंने ये कह दिया कि जी हम बैंक नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए गए पेपर करेंसी एक्ट के तहत बैंक नोट, अब तक तो रुपए कहते थे, अब उन्होंने शब्दों को हेर फेर कर दिया, उसमें लिखा कि बैंक नोट से लेन देन करते हैं। नोट और रुपए में क्या फर्क होता है? फर्क है सर। क्या फर्क है? नोट होता है कि कागज पे लिखा गया, और रुपए होता है सिक्का, चांदी सोने का सिक्का, जो असली रुपए है। रुपए का मैनू इसीलिए अपने बुजुर्ग कहते रहे हैं कि रुपए का कोई तोड़ कोन्या। ये बात अपने बुजुर्ग बोलते रहे हैं, आज भी बोलते हैं बुजुर्ग। तो रुपए होता है, कॉइन्स होते हैं जो वो चांदी और सोने के सिक्के होते हैं। ये बैंक नोट नहीं होता है सर, ये बैंक नोट है। तो अब बैंक वाले कहते हैं कि हम इसमें वो करते हैं आरबीआई के तहत। हमने आरबीआई से पूछा, आरबीआई ने मुझे खुला कह दिया कि जी 1906 कॉइनेज एक्ट 1906 लीगल टेंडर है, और बैंक आरबीआई 1934 के तहत ही लेन देन करती है। 1934 में ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ। नहीं वो ठीक है, लेकिन मेरे सवाल से बस ये था कि आपने 2000 रुपये बैंक को जमा करवा दिए जी आरबीआई के लिए जी, तो आरबीआई की तरफ से क्या रिस्पॉन्स दिया गया आपको? नहीं, आरबीआई की तरफ से अभी नहीं आया सर, अभी तो हमने बैंक में किया ना। हाँ, क्योंकि आपने कहा ना इसलिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बस आसानी से नहीं मिलते जी। तो लड़ाई क्या है ये पूछना चाहता हूं। अब लड़ाई ये है सर, जैसे मान लो बैंक ने हमें दे दिया, बैंक ने हमें लेटर दे दिया जी कि ये जो है इस तरीके से हम नोट से हम डील करते हैं जी। अब हमने पैसे सरेंडर कर दिए बैंक को कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे रुपए चाहिए। आरबीआई से हमने ले लिया। अब इस रुपए को बैंक का काम है वो आरबीआई को भेजेगा। आरबीआई क्या करेगा, उस रुपए का जो हमारा डिमांड है वो भारत सरकार को देगी। भारत सरकार को देते ही भारत सरकार हमें वो सोना चांदी दे तो लीगल टेंडर है। अगर सोना चांदी देने से भारत सरकार ने मना कर दिया तो आपको ये बात और बता दूं, अगर मैंने 200 रुपए सरेंडर किया और भारत सरकार ने सोना चांदी नहीं दिया ना, उसके बदले में हाथ खड़े कर दिए, तो हिंदुस्तान में जितने भी 200 रुपए के नोट हैं अवैध डिक्लेयर हो जाते हैं। ऐसा क्या? वो लीगल टेंडर ही नहीं रहेगा। नहीं, क्या आप क्या मांगना चाहते हैं, ये पॉसिबल हो पाएगा जो आप कह रहे हो? क्या कानून के तहत पॉसिबल होगा, चाहे इसको लड़ाई लड़ना हमें सुप्रीम कोर्ट तक पड़े। सरकार के पास 2 ही रास्ते हैं सर, या तो मुझे पैसे दे दे, हमारे सिक्के हमें वापस दे दे, और या फिर इसको लीगल टेंडर कर दे कि ये लीगल टेंडर रहा नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपकी राह पे कोई व्यक्ति चलेगा, अपने पैसे बैंक को जमा करवाएगा, उसके बाद वो वेट करे, फिर कानूनी तौर पर लड़ाई लड़े? लड़ना पड़ेगा सर, सोना चांदी लेना है तो लड़ना पड़ेगा। आप क्या मांगे? तो इतना समय किसी के पास है कि वो इस तरह के पड़े? बिल्कुल है सर। लोग तो आपस में लड़ाई करके वो थाने खड़े हो जाते हैं। हक लेने के लिए कौन नहीं लड़ता है? हक लेने के लिए लड़ना पड़ता है। अच्छा, आप जो कमाते हैं, चाहे फैक्ट्री है पानी की आपकी, उसमें आप लेन देन फिर कैसे करते हैं? अगर ये सब अलीगल है तो आप लेन देन कैसे करते हैं? नहीं, मैं भी वही बैंक नोट जो चल रहा है उसी से कर रहे हैं सर। हम तो ये कहीं नहीं रहे कि हम पैसे रुपए से कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं। पर वो तो अवैध है सर, कागज का टुकड़ा आप खुद कहते हैं, तो मैं उसको ले क्यों रहे हो? मैं सर अवैध नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उसको। आप पत्रकारों वाली बात कर रहे हैं। मैं अवैध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2011 कॉइनेज एक्ट जो सरकार ने बनाया वो अवैध तरीके से बना के प्लांट किया गया लूट करने के लिए, ठीक है। और ये जो बैंक नोट जिसको हम पेपर करेंसी कहते हैं, रसीद कहते हैं, जो भारत सरकार ने गारंटी के तौर पे हमें दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ ना, आई प्रॉमिस टू द पे द बेयरर ऑफ रुपीज सम टू सम, दिया हुआ है ना, यानी वो गारंटी ले रही ना, उसी गारंटी पे तो मैं चल रहा हूँ। भारत सरकार की गारंटी के तहत हम डील कर रहे हैं ना अपना। नहीं, मेरा सवाल सीधा ये था कि आप जो पेपर की रसीद जिसको आप बोलते हो, जो 500 की हो, चाहे 10 की हो, चाहे 2000 की हो, जी 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 बिल्कुल, आप समझते हो बैंक आपके साथ वो फ्रॉड कर रहा है जी। बार बार आप खुद भी कहते रहे, कई बार आपने कहा कि यार ये रसीद मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक एक्चुअल वैल्यूएबल नोट चाहिए। जी बिल्कुल। अब आप पानी की फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, तो डील तो उन्हीं सिद्धों में हो रही है ना, उन्हीं कागज के टुकड़ों में हो रही है। तो अगर आप वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है, उससे आप हर चीज परचेस कर रहे हो जी, तो उसको फिर आप क्यों वैध नहीं मान के चलते? वो वैध हो ही नहीं सकता सर, वो कैसे वैध हो जाएगा? तो फिर आप ले क्यों रहे हो? सवाल तो ये है ना कि आप क्यों ले रहे हो? फिर ना लो।
वो एक हमारे ऊपर जितनी भी नोट है ना, हमारे ऊपर नहीं, पूरी जनता के ऊपर, हिंदुस्तान की हर जनता पे। आपने सुना आप मत होगा। लीजिए ना सर, आप तो सच जानते हैं ना। मैं आपको आप जरा छोड़ दीजिए। नहीं, मेरी बात आप सुनिए। जी। छोड़े हुए हैं, छोड़े भर के ही हैं, ऑटोमेटिक छुटा हुआ। मैं बता रहा हूँ, भारत सरकार जब सर्वे करके सारी चीज जो करती है तो कहती है कि हिंदुस्तान का हर आदमी 4,500 रुपए कर्जदार है। माँ के पेट में जो बच्चा है वो भी 4,577 रुपए का आज की डेट में कर्जदार है। वो कर्जदार क्यों है? वो तो इस दुनिया में आया ही नहीं, लेकिन वो कर्जदार है। अब कर्जदार होने का जो रीजन है वो वही मैं बता रहा हूँ कि जो ये नोट है हमारे पास, जो जेब में हमारे चल रहे हैं ये नोट जो है भारत सरकार की गारंटी है। इस पे इस गारंटी के तहत हम चल रहे हैं ना, ये गारंटी है। आखिर गारंटी है तो इसका भुगतान भी तो होना चाहिए। जब तक ये भुगतान नहीं होगा तब तक तो ये कर्ज ही है हमारे पास। अब यही कर्ज मत रखिए ना। क्या करें? ये कर्ज मत रखिए, पब्लिक को दे दीजिए, कह दीजिए आप अपना ले जाओ, बैंकों को कर्ज लौटा दो। तो यही तो वापस कर रहे हैं। क्यों मांग रहे हो? ये तो एक पेपर, ये तो एक डुप्लीकेट नोट है जिसको आप कहते हो रसीद है। ये तो जी आपके काम की नहीं है। तो इसीलिए तो इसको सरेंडर कर रहे हैं सर, इसीलिए तो सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें हमारे पैसे मिले। आप खुद भी इसमें डील करना बंद कर दीजिए और पब्लिक को भी की डील मत कीजिए। नहीं, पब्लिक बिल्कुल पब्लिक अवेयर हो रही है सर। अब ये तो तर्क मिश्रा साहब, तर्क नहीं होना कि आप खुद तो नोटिस कर रहे हो और लोगों को रसीद कह रहे हो कि वैसा भी इसको यूज मत करो जी किसी काम की। नहीं, खुद आप इससे लेन देन भी कर रहे हो, शॉपिंग भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। सर मैं अभी भी यही चीज कर रहा हूँ। बैंक ने भी आपको लोन दिया, आपने इस तरह के पैसे को यूज भी किया और अब कहते हो ये वो फेक था। बैंक ने हमें जो डिजिट दिया तो डिजिट का आपने यूज तो किया होगा। मेरी आप पूरी बात सुनिए। बैंक ने जो मुझे डिजिट दिया उस डिजिट को हमने अज्ञानता में यूज किया, मैं उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन अब ये जो आप करेंसी पे बात उठा रहे हैं कि आप इसका लेन देन बंद कीजिए, ये लेन देन तो हम खुद ही चाहते हैं बंद होना, बंद करें। शुरुआत तो घर से ही होती है सर, आप बंद कर दीजिए। मैं खुद कर रहा हूँ, इसीलिए तो ये मान के चले कि राजू मिश्रा आज के बाद इस तरह की करेंसी में डील नहीं करेगा। नहीं, राजू मिश्रा प्रॉपर विकल्प मिल जाता है। जब इसको अब विकल्प छोड़ो, आप इसमें डील करोगे या नहीं करोगे? किसमें? जो करेंसी आपके पास है सर, जो करेंसी मेरे पास है उस करेंसी को ही तो मैं भारत सरकार को सरेंडर कर रहा हूँ। मैं आपकी जेब से तो लेके सरेंडर नहीं किया हूँ ना, अपने जेब का ही करेंसी तो मैंने सरेंडर किया है भारत सरकार को। सभी नोट कर दिए सरेंडर अभी तक जितने आपके पास हैं? सर सभी नोट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। जो नोट हमें मिला, जो नोट का हमारे परचेसिंग पावर कम हुई है, नोट सरेंडर करने का उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर आपको ये पता लग जाए कि आपकी नोट की परचेसिंग पावर कम हो गई है तो आप सरेंडर करके ले लीजिए अपने पैसे। आप तो उसके डेमो देख रहे हो सर। अभी तक तो आपने 2,000 सरेंडर किए हैं, जबकि पड़े तो आप लाख रुपए होंगे। बिल्कुल सर, मैं वही बात कर रहा हूँ। इसको तो मैं पहले डेमो ले रहे हो कि सरकार क्या पता दे ही दे। नहीं, सरकार देगी, सरकार की मजबूरी। सरकार नहीं देगी तो अनलीगल टेंडर इसको डिक्लेयर करेगी कि लीगल टेंडर रहा नहीं, जैसे 2016 में किया है वो। तो आप अनलीगल नोट ही त्याग दीजिए ना, कह दो जी नहीं चाहिए, ले जाओ सरकार को। तो सरकार मुझे दे तो सही, आज मैं देने को तैयार हूँ। आप बोलिए मुझे पैसे मैं आपको रिफंड कर देता हूँ। 2011 के अकॉर्डिंग तो आपको मिलेंगे नहीं। मैं 2011 के अकॉर्डिंग में लूंगा ही नहीं सर, 1906 के अकॉर्डिंग लूंगा मैं। 2011 के अकॉर्डिंग क्यों? तो देश में तो 2011 चल रहा है सर 2011 मैं कह रहा हूँ, 2011 है ही नहीं। और इस लेन देन से आप मार्केट में परचेसिंग भी कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, आपने बैंक ने आपको कितना लोन दिया था? बैंक ने मुझे जो लोन दिया था सर 55 लाख का लोन दिया था, जिसमें से 40 लाख रुपए आपने भरती है। लगभग 36 लाख, 40 नहीं 36 लाख भरती है जी। तो 36 लाख 55 लाख में से यूज कितने किए अब तक आपने? यूज तो सारी कर लिए होंगे सर। मैं तो यही बात कर रहा हूँ, बैंक ने मुझे लोन के नाम पे डिजिट ही दिया और डिजिट में खेल गया। डिजिट उसको कहाँ खेल गए आप? कहाँ खेल गए? मैं भी तो उसी बैंक के 55 लाख रुपए ले गए सर आप। 55 लाख रुपए यूज कर गए सर। मैं वो 55 लाख का जो मुझे बैंक ने डिजिट दिया था उस डिजिट को भी मैं असली समझ करके यूज कर लिया। मैं ये चीज आपको बार बार हर इंटरव्यू में ये चीज कहा है मैंने, लेकिन अब मुझे ये पता हुआ असली समझ के असली थे सर वो, तभी तो यूज हुए हैं। असली होते तो सर इतना रोना ही नहीं पड़ता। तो 55 लाख का आपने फिर क्या किया? मैं आपको बता तो रहा हूँ सर। एक्चुअली आप ये बताइए मुझे, अगर आपकी जेब में 500 रुपए पड़े हैं और मैंने 50 रुपए आपसे ले लिए, उधारा ले लिया या ऋण ले लिया या लोन ले लिया, तो आपकी जेब में कितने होने चाहिए? 450 होने चाहिए। और अगर आप ये कहो कि नहीं चाहिए आपको 50 देने के बाद 550 हो गए, तो हाउ कैन इट पॉसिबल? तो मिश्रा साहब एक बात बताओ, जब आपने बैंक से लोन दिया था तब आपको चीजें ये नहीं पता थी?
तब नहीं पता थी। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, जब रिसर्च किए तब पता चला है मुझे। नहीं, भरने का समय अपने सारे कायदे कानून निकाल लिए, लेते समय भी निकाल लेते। नहीं सर, बिल्कुल लेते टाइम भी सर बैंक ने जितने भी जगह मेरे से सिग्नेचर करवाए, जितने भी दस्तावेज चाहिए थे, बैंक ने पूरी तसल्ली की मुझसे। और हर एक चीज, यहाँ तक अड़ोसी पड़ोसी से भी पूछ के गई है बैंक। और ये फैक्ट्री भी आपने गिरवी रखी थी? बिल्कुल गिरवी है, आज भी है गिरवी। गिरवी है तो फिर वो बैंक को देते तो नहीं हो, फैक्ट्री का है? कैसे दे दूंगा जी, बैंक मेरे साथ आए, बैठ के डील करे बैंक हमारे साथ, हमारे सवालों का जवाब दे दे। अगर लेते टाइम मैंने उसका पूरा तसल्ली किया, तसल्ली बख्श उसको मैंने जवाब दिया, तसल्ली बख्श उसको डॉक्यूमेंट्स दिए, तसल्ली बख्श हर एक चीज जहां पे मतलब बैंक को संशय था उसके हम हर संशय का समाधान किए, तभी तो बैंक ने मुझे डिजिट दिया। अब मैं दे रहा हूं, मैंने 36 लाख रुपए दे भी दिए उसको, बैंक को। और जब मुझे पता चल गया कि नहीं, बैंक यहाँ मेरे साथ गेम खेल गया। क्या गेम खेल गया? आपको 55 लाख दिए जी, तो 55 लाख तो आप अगर मैं 55 लाख में से 36 लाख रुपए दे दिए तो मेरे पास बचे कितने? 20 लाख बचे। 20 लाख बच गए, वो तो खा गया। 19 लाख रुपए बच गए मेरे पास है। और बैंक आज मेरे से 90 लाख रुपए मांग रहा है, तो वो तो ब्याज होगा ना। अब आप नहीं, आप एक बात बताइए, 2017 में मैंने लोन लिया, 23 चल रहा है, 6 साल हो गया। 36 लाख रुपए आपने कब तक भरे थे जी? 36 लाख रुपए आपने कौन से साल में भरे थे? ये मैं 2022 अप्रैल तक का भरा हूँ। अप्रैल में मेरा अकाउंट एनपीए हुआ है सर। ठीक है, ठीक है, यानी 22 तक मैंने किस्त भरी हुई है। अब आप ये बताइए कि 6 साल में 55 लाख रुपए एकदम से 110 करोड़ पे जाके खड़ा हो जाएगा, यानी 90 और 30 120, 1 करोड़ 20 लाख रुपए पे जाके खड़ा हो जाएगा। इतना कौन सा ब्याज है? 90 लाख तो टोटल है ना सर, जो आपने पे करना है, एक्स्ट्रा नहीं है। नहीं सर, ये 36 लाख के बाद है 90 लाख रुपए बैंक मांग रही जो मेरे से। 36 लाख रीपेमेंट के बाद अब बैंक मेरे से 89.17 लाख रुपीज मेरे से मांग रही है, यानी 83 लाख रुपए कम, 83,000 रुपए कम, 90 लाख रुपए मेरे से। जो साइन आपने किया उसमें शर्तें होंगी बैंक की क्या, कि जो ब्याज लगेगा आप पे या कितना लगेगा, वो बैंक ने आपको पहले बताया होगा? उसमें मेरे को 7.5 का ब्याज का इंटरेस्ट था। उसमें आपने कागज नहीं पढ़े, उसमें तो आपको पैसे दिख रहे हो तो आपने साइन नहीं, देखिए उस टाइम मैं नहीं, हर एक आदमी, कोई गर्ज होती है ना साहब। हाँ, क्योंकि गर्ज साइन कोई नहीं पढ़ता है, पैसे आपको दिखते हैं तो बंदा साइन नहीं कर देता। लो भैया मेरे को पैसे दे दो जी, पैसे दे दो, साइन करा लो जी। अब जब मुझे ये चीज पता चला कि इतना देने के बाद भी इतना बैंक का खड़ा हुआ है, कम होने की जगह एक्स्ट्रा होते जा रहा है बैंक का, तब मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया सर। और रिसर्च करते करते जब हम पहुंचे हैं प्लेटफॉर्म पे, जनता सरकार मोर्चा के प्लेटफॉर्म पहुंचे हैं, तो वहां से मुझे दस्तावेज मिले, वहां सारी चीजें हमें बताई गई। उसके बाद मैंने ये सारे कागज निकाले हुए हैं सर, जो आपके सामने पड़े हैं टेबल पे, देखिए। अच्छा, एक बात और बताइए कि चलो आपके अब जो नीतियां हैं उसके चलते कोई अपना लोन नहीं भरता और उस पर चेक बाउंसेस के केस लगते हैं जी, वो कहाँ जाएगा? चेक बाउंसेस के केस लगते हैं, किसी ने कोई बैंक का लोन ना पे किया हो, बैंक ने कोई चेक बाउंस लगा दिया हो, या किसी और व्यक्ति से लोन ले रखा हो, उसने ना पे किया, उसका चेक बाउंस लग गया हो, उसका बेचारे का भुगतान कहाँ से होगा? देखिए चेक बाउंस में तो सीधे सजा हुआ है। देखिए सर, मैं बताऊंगा आपको, 138 निगोशिएबल एक्ट के तहत जो चेक लगता है, उस चेक का क्या है प्रोसीजर है, एक वो कोर्ट का मैटर हो गया, उसमें हम अब कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन बचाव का तरीका हम बता सकते हैं। बचाव का तरीका ये है सर कि जैसे हम सिक्योरिटी चेक देते हैं बैंक को, हमने भी दिया हुआ है, हमारा डिस्प्यूट होने के बाद हमने क्या किया, उसको क्रैशिंग में लगा दिया हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट को बैंक को जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपने ये चेक क्यों लगाया। और आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया, कुछ लोग ऐसे भी हैं बेचारे जो सिरसा में तो लोन लिए हुए हैं, बैंक उनकी सिरसा में है और उन्होंने चेक सिक्योरिटी का दिया हुआ और वो चेक ले जाकर के कलकत्ता में लगा दिए। अब जो आदमी यहाँ पे है, सीधा साधा आदमी, उसको कलकत्ता में चेक लगा दिए, यहाँ भी तो लगा सकते हैं ना सर। यानी बैंक हर तरह से कस्टमर को परेशान कर रही है। नहीं, परेशान तो कर रहा है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब जो उसका चेक लग गया कोर्ट के, वो धक्के खा रहा है, अब आपके चक्कर में लोगों का भुगतान ना करे, कल को डबल उस पर फाइन होगा, तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगे क्या? सर ये चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि आप चेक लगा है और आप चेक का पेमेंट ना भरिए या चेक का आप वो ना कीजिए। हम तो उनको कह रहे हैं दैट इज ए सेपरेट मैटर, चेक वाला मैटर आप साइड में रखिए। चेक वाला मतलब आप सुलझा लो, ये कहना चाहते हो? हाँ, कि चेक वाला आप चेक का तो इस तरह है सर, या तो कोर्ट से सुलझाए या बैंक से सुलझाए, या आप वो जैसे मर्जी सुलझाए। कोई आपके चक्कर में अपने चेक बाउंस वाले मामले ना उलझे। नहीं, चेक बाउंस वाले मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ लोन वाले मैटर पे इसलिए चल रहे हैं सर
कि जो पब्लिक के साथ लूट हुई है, इस लूट का हम एक एक चीज का खुलासा करते जा रहे हैं और हम हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हाई कोर्ट में जो है टाइम लगता है, सब चीज प्रॉपर पैनल के जरिए हम तैयार कर रहे हैं और लेके चल रहे हैं। और हमें सिर्फ इतना कहना है लोगों को, आम जन को, कि जो लोन राशि लिए हुए हैं, जो ये ठगी के शिकार हुए हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी है, XYZ, मैं दावे के साथ कहता हूं किसी व्यक्ति ने भी लोन लिया है तो उसके साथ बैंक ने फ्रॉड किया है, 101% किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे संविधान के जो कागज हैं ये कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं सर। हम कोई चीज अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं, सब कानून के दायरे में कर रहे हैं। कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कहाँ कर सकता है सर? सर कोई संपर्क करना चाहे आप तो हमारा नंबर है जी 8053444499। नंबर दोबारा बता देते हैं, 8053444499। लोगों को बड़ी शिकायतें थी, रात के समय में आप ऑफर के सो जाते हो, फिर लोग फोन पे फोन मारते थे, कॉल किसी का लगता नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, लगभग दिन में डेली पर डे कम से कम 300 से 400 कॉल आती है। और टाइम आप बता दीजिए उस समय अवधि के बीच में आपको फोन कर सके, ताकि नहीं, सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक कॉल कर सकते हैं हमें। ठीक है, ठीक साहब, धन्यवाद।